हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। वंश का सवाल सुन कनक ने वंश से कहा, मैं कुछ भी कहूंगी लेकिन आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसलिए आप अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। कनक की बात सुन वंश ने जब कनक के चेहरे पर देखा तो उसके गालों पर वो निशान देख वंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वंश ने गुस्से से कामना की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने इस पर हाथ उठाया? हाँ या ना? वंश के इस तरह पूछने से कामना डर गई। कामना ने डरते हुए वंश से कहा, मैंने कहा ना, इसने मुझसे बदतमीजी की इसलिए मैंने इस पर हाथ उठाया। कामना की बात सुन वंश के भावे आपस में तन गई। वंश ने कामना के तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने उसे थप्पड़ मारा और तुम अभी भी खड़ी हो। कामना अपने कदम को पीछे लेते हुए कहा, सॉरी वंश, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए ये किया है। वंश ने कोल्ड आवाज में कामना से कहा, सर। कामना को वंश की बात समझ में नहीं आई और वह वंश को सवालिया नजरों से देखने लगी। तो वंश ने कामना से कहा, कॉल मी सर। वंश को गुस्से में देख वहां मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। तभी पीछे से धनराज जी ने आते हुए कहा, क्या हुआ यहाँ पर? अपने पापा को अपने सामने देख कनक अपने पापा को गले लगना चाहती थी। वह जैसे ही अपने पापा की तरफ कदम बढ़ाने को हुई, वंश एक झटके से कनक की तरफ पलटकर कनक की कलाई पकड़कर मिस्टर धनराज को देखते हुए कहा, आप भी यहाँ हैं मिस्टर गोयल? मुझे लगा नहीं था आप यहाँ आएंगे मिस्टर धनराज गोयल। अपनी बेटी का हाथ वंश के हाथों में देख उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने वंश से कहा, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। वंश कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए धनराज जी से कहा, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए आ ही रहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद अब जरूर आइएगा, क्योंकि एक पिता ही अपनी बेटी का कन्यादान करता है। वंश की बातें सुन हर्षद ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए वंश के करीब आने लगा। प्रिंसिपल सर ने सभी स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर भेज दिया था। इस वक्त कॉलेज कैंपस में वंश, हर्षद, मिस्टर धनराज, लूशा और यश मौजूद थे। वंश को एक बात बहुत हैरान कर गई और वह थी हर्षद सक्सेना का इस तरह गुस्सा होना। वंश को यह नहीं पता था कि हर्षद सक्सेना कनक को पसंद करता है। हर्षद सक्सेना को देखते हुए कहा, क्या हुआ जीजू, अपने साले साहब को देखकर आपको खुशी नहीं हुई? आपको तो खुश होना चाहिए था ना मुझसे मिलने के बाद, आखिर मैं आपका इकलौता साला जो हूँ। वंश की बातें सुन हर्षद ने वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, मिस्टर गोयल की बेटी को परेशान करना बंद करो तुम। अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम उन्हीं क्यों परेशान कर रहे हो? वंश कनक को और भी अपनी बाहों में कसते हुए हर्षद से मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, जीजू आपको लगता है आपका साला कुछ हिस्सा करेगा? मैं तो मिस गोयल से प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं आपके अलावा इस वक्त मेरे अपना कोई मेरे साथ नहीं है। दादी मुझसे नाराज है तो आप अपने एकलौते शादी की में उसका साथ देंगे ना? वंश की बातें हर्षद को कांटे की तरह चुभ रही थी। हर्षद ने वंश से कहा, तुम गलत कर रहे हो। वंश में हर्षद को देखते हुए कहा, सही तो आपने भी नहीं किया था जीजू। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी दी आपसे प्यार करती थी, वरना आप जिंदा नहीं होते। वैसे मैं चलता हूँ, आप लोगों की तरह मैं फ्री नहीं बैठता। इतना कहकर वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए वहां से चला गया। हर्षद और मिस्टर गोयल कनक को जाते देखते रह गए। हर्षद को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसका प्यार किसी और की बाहों में था। तो वही हर्षद के जलन, गुस्सा और उसका जुनून देखते हुए वंश ने अपने मन में कहा, मिस गोयल का मेरे इतने करीब होना तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? हर्षद, क्या तुम मिस गोयल को पसंद करते हो? क्या इसलिए तुमने दी की जिंदगी बर्बाद की थी? मुझे तुम्हारा सच जानना होगा, क्योंकि अगर मिस गोयल से तुम प्यार करते हो तो तुम उसके प्यार के लिए कुछ भी करोगे। इतना कहकर वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए कार में बैठकर वहां से चला गया। वंश की कार। वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। उसकी नजर कनक के गालों पर थी। कनक वंश के बाहों में कसमसाते हुए वंश से कहा, सर मुझे छोड़िए। वंश कनक को देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मिस गोयल। वंश की बात सुन कनक हैरान हो गई।
कनक हैरानी से वंश को देखते हुए वंश से पूछा, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं सर? वंश कनक के गालों को अपनी उंगलियों से हिलाते हुए कनक से कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? वंश की छुअन से कनक पिघलने लगी थी, उसका प्यार फिर से जागने लगा था। वंश कनक के गालों को सहलाते हुए कनक से कहा, बेबी डॉल, क्या तुम अपने प्यार को एक मौका दोगी? वंश की बातें सुन कनक हैरान थी। वंश कनक को अपनी गोद में बैठाकर कनक के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने कर कनक से कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैं उसकी सजा के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। मैं अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तुमसे प्यार करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं खुद को बदलना नहीं चाहता था, मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, लेकिन जितना तुमसे दूर जाता हूँ उतना ही तुम्हारे करीब खिंचा चला आता हूँ। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कशिश है जो मुझे तुम्हारे करीब खींचती है। आई लव यू बेबी डॉल। कनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वह बस वंश के चेहरे को देख रही थी। वंश अपने हाथों से कनक की थाई सहला रहा था, जिससे कनक अपने होश खो रही थी, उसकी बॉडी से हर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वंश कनक की थाई सहलाते हुए उसके हाथ कनक की बॉडी पर फिर रहे थे। वंश ने अपना हाथ कनक के सिर के पीछे रखा और दूसरे हाथ को कनक के कमर के चारों तरफ लपेटकर कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक के ऊपर थोड़ा सा झुककर अपने होठों को कनक के होठों पर रख कनक के होठों को हल्का सा किस कर लिया। वंश के इस तरह किस करने से कनक को कर जैसा महसूस हुआ। वंश के इस तरह किस करने से कनक पिघल रही थी, लेकिन उसने खुद को रोकते हुए वंश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। कनक को स्ट्रगल करता देख वंश ने कनक पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और वह उसे डीपली किस करने लगा। वक्त के साथ उसकी किस डीप और पैशनेट हो रही थी। वंश के इस तरह किस करने से वह भी वंश के प्यार में पिघल रही थी और वह वंश को किस करने दे रही थी। वंश किस करते करते अपनी जैकेट को कनक की बॉडी से नीचे गिरा दिया। वंश कनक के लोअर लिप को लिक कर रहा था। वंश कनक के टंग को अपने माउथ में लेकर शक कर रहा था। कनक ने अपनी सांसें रोक रखी थी और वह वंश के किस का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वंश कनक से दूर होकर कनक से पूछा, बेबी डॉल, तुम्हें किस करना नहीं आता? वंश के इस तरह पूछने से कनक ने पलकें नीचे कर ली। उसके गाल इस वक्त टमाटर की तरह लाल थे। कनक ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने कनक से कहा, कोई बात नहीं बेबी डॉल, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, किस करना भी और सेक्स करना भी। इतना कहकर वंश अपने चेहरे को कनक के गले में छुपाकर कनक के गले में लाइट किस करने लगा। वंश के ऐसे करने से कनक से डरने लगी थी और उसने कसकर वंश को बालों को पकड़ लिया। कनक वंश के प्यार में इस तरह अंधी हो गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वंश ने झटके से कनक को सीट पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। वह कनक के गले और उसके चेस्ट पर किस करने लगा। उसने कनक की बची हुई स्लीव को भी फाड़ दिया। वंश के ऐसा करने से कनक डर गई। कनक को डरते देख वंश ने कनक से कहा, डरो मत बेबी डॉल, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। ड्राइवर और वंश के बीच पार्टीशन था, इसलिए ड्राइवर उन दोनों की हरकतें नहीं देख सकता था। वंश कनक के शोल्डर, कॉलर बोन और उसके चेस्ट पर किस करते हुए नीचे आने लगा। वंश ने कनक की कुर्ती को उसके पेट के ऊपर कर उसके पेट पर अपने होंठ रख किस करने लगा। वंश के होंठों को अपने पेट पर महसूस कर कनक की सांसें तेज हो गई। वह तेजी से सांसें ले रही थी। वंश एक झटके से कनक के ऊपर आकर कनक के मुंह पर अपने हाथ को रखकर कनक से कहा, बेबी डॉल, आवाज नहीं, क्योंकि मुझे हमारे रोमांस के बीच आवाज पसंद नहीं। इतना कहकर वंश कनक के गले पर किस करते हुए कनक के गले को लिक करते हुए कसकर बाइट कर लिया। वंश की तरह बाइट करने से कनक की चीख निकल गई, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई, क्योंकि वंश ने अपने हाथों से कनक के मुंह को दबाया हुआ था। तभी उनकी कार रुक गई और ड्राइवर ने कहा, बॉस घर आ गया। वंश एक झटके से कनक के ऊपर से उठकर कनक को सही से बैठा दिया। उसने कनक के बालों को सही करते हुए जैकेट को उठाकर कनक को पहनाते हुए कहा, घर में जाओ, कपड़े चेंज करो और लूशा के साथ ऑफिस आ जाना, ओके बाय। इतना कहकर वंश कनक के गालों पर किस करते हुए कहा, लव यू बाय। कनक कार से उतरकर बाहर चली गई। वंश की कार वहां से चली गई। कनक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि वंश बदल गया है, वंश को भी उससे प्यार हो गया है। वह खुशी से मुस्कुराते हुए झूमते हुए विला के अंदर चली गई और वह रूहान से टकरा गई। रूहान पीछे गिरता उससे पहले कनक रूहान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना डैडी? रूहान कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैं ठीक हूँ रैबिट, पर तुम इस तरह तूफान की तरह कहाँ से आ रही हो और तुम आज खुश भी हो? क्या हुआ? वंश ने तुम्हें आज डांटा नहीं? रूहान के मुंह से वंश का नाम सुन कनक को वंश की किस याद आ गई। कनक के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए।
कनक के चेहरे को इस तरह लाल होते देख रूहान कनक के हाथ को खींचकर कनक को अपने सामने घुटने पर बैठाते हुए कहा, क्या हुआ रेबिट, तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे हैं, क्या तुम्हें बुखार चढ़ा रहा है? रूहान की बात सुन कनक अपने दोनों हाथ को अपने गाल पर रखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए रूहान से कहा, नहीं टेडी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम स्कूल नहीं जाते क्या टेडी? कनक का सवाल सुन रूहान ने कनक से कहा, जाता हूँ ना रेबिट, मैं तुम्हें ये बताने आ रहा था कि लूशा तुम्हें बुला रही है। रूहान की बात सुन कनक ने रूहान से कहा, पूछा क्या वह ऑफिस नहीं गई? कनक का सवाल सुन रूहान ने कनक से कहा, नहीं, हम तीनों साथ में ऑफिस जाएंगे, वह कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हें रेडी करने के लिए। रूहान की बात सुन कनक रूहान को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, रेडी करने के लिए मतलब? रूहान कनक के हाथ को पकड़ते हुए कनक को अपने साथ ले जाते हुए कनक से कहा, रेबिट तुम सवाल बहुत करती हो। इतना कहकर रूहान कनक को एक रूम में लाकर लुशा जो सोफे पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी उससे कहा, लूशा रेबिट आ गई है, उसे रेडी करो, हमें लेट हो रहा है। रूहान की बात सुन लूशा लैपटॉप को टेबल पर रखकर खड़े होते हुए रूहान से कहा, ओके लिटिल मास्टर। रूहान रूम से बाहर चला गया। कनक लूशा और रूहान को देखती रह गई, उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लूशा एक पैकेट कनक को देते हुए कहा, कपड़े चेंज करके आइए मिस कनक। कनक उस पैकेट को लेकर बाथरूम में चली गई। जब वह कुछ वक्त बाद आई तो वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी क्योंकि उसने अर्बनिक रफल पिनाफो ड्रेस पहनी थी जिसकी स्कर्ट उसके घुटने तक थे। लूशा कनक को ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठाते हुए कनक के बालों को खोलकर उसके बालों की चोटियां बनाकर उसे छोटे बच्चे की तरह तैयार कर दिया था। कनक इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। कनक ऐसी लग रही थी जैसे 6 साल की बच्ची आज पहली बार अपने स्कूल जा रही है। लूशा कनक को देखते हुए कनक से कहा, तुम बहुत ही प्रेटी लग रही हो कनक। कनक लूशा को देख मुस्कुरा रही थी। कनक लूशा से कहा, मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ? कनक को फॉर्मल होते देख लूशा ने कनक से कहा, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? कनक का सवाल सुन लूशा ने कनक के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं, वहां जाने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कनक आज के लिए मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया, हमारी गलती है कि हमने अपने मिशन के लिए तुमसे वह काम करवाया, लेकिन यकीन करो कनक, तुमने उस दिन हजारों जिंदगी बचाई थी। तुमने अनजाने में सही हजारों लड़कियों की इज्जत बचाई थी। लूशा की बात सुन कनक के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। कनक ने लूशा को देखते हुए कहा, क्या आपको भी लगता है कि मेरे पापा ऐसा काम करते हैं? मैं अपने पापा के साथ हमेशा से रही हूँ, मुझे कभी भी अपने पापा में ये सब नहीं दिखा। वह एक आर्मी ऑफिसर है, घर पर बहुत कम रहते थे, तो ऐसा काम क्यों करेंगे? कनक की बात सुन लूशा ने कनक से कहा, कनक मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती, अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी तब भी तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, वक्त के साथ तुम्हें सबकी सच्चाई पता चल जाएगी। अब ये सब छोड़ो, हमें ऑफिस जाना है। लूशा और कनक जब बाहर आए तो रोहान कनक को देखते हुए कहा, वाओ रैबिट, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो, ऐसा लग रहा है तुम सच में रैबिट हो। रोहान की बात सुनकर कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वो तीनों उस मेंशन से निकलकर ऑफिस की तरफ चले गए। सक्सेना बंगलो। हर्षद गुस्से से लिविंग एरिया के सारे सामान को उठाकर फेंकते हुए मिस्टर धनराज गोयल से कहा, देखा आज आपने, उसने हम दोनों की आंखों के सामने आपकी बेटी को अपनी बाहों में उठाकर लेकर चला गया। मैं कनक को किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता, अगर मैं कनक को अपना नहीं बना पाया तो मैं कनक की जान ले लूंगा क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। हर्षद की बात सुन धनराज गोयल ने हर्षद से कहा, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से प्यार करने का हक दिया था, उसे मारने की परमिशन नहीं दी है। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा, मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी को प्यार करने का हक दिया था, उसे देखने का हक दिया था, उसके साथ रहने का हक दिया था, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। तुम अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दोगे। हर्षद, क्या तुमने कनक की आंखों में नहीं देखा? उसे आज भी मुझ पर और तुम पर यकीन है। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो वंश को हमारे खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा। वह कनक को इस्तेमाल कर हमें कमजोर करना चाहता है, लेकिन हमें कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से हम सब कुछ खो बैठेंगे और हो सकता है हमारी जान भी चले जाए। हर्षद गुस्से से चेयर को उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे कनक चाहिए किसी भी हालत में, अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया आपको? आप जानते हैं कनक मेरी जिंदगी है, मेरी सुबह भी उसे देखकर होती है, मेरी रात भी उसे देखकर होती है, और आप कह रहे कि मैं थोड़ा सा सब्र करूं? वंश उसे अपना बना लेगा और मैं सिर्फ देखता रह जाऊंगा।
मैं कनक को किसी और का नहीं होने दे सकता। एक पार्टी अरेंज कीजिए कैसे भी, किसी भी तरह से, जिसमें वंश कनक दोनों आने चाहिए। हम वहां से कनक को किडनैप करेंगे। अगर हम सीधे सीधे कनक को हासिल नहीं कर सकते तो हम गलत तरीके से कनक को हासिल करेंगे। लेकिन अब मैं एक और पल कनक को वंश के साथ नहीं रख सकता, क्योंकि वंश राय सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं, एक आर्मी ऑफिसर है। तुमने कभी सोचा नहीं धनराज ओबरॉय कि उसने हम दोनों को मारा क्यों नहीं है? क्योंकि उसे हमें जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है। मुंबई की पुलिस फोर्स, सीआईडी और सभी अंडरकवर एजेंट हमें जिंदा चाहते हैं। समझ में आया? अगर मुझे पता होता कि कनक को किडनैप करने वाला कोई और नहीं वंश राय सिंघानिया है तो मैं अब तक खामोश नहीं बैठता। तुम वंश राय सिंघानिया को हल्के में ले रहे हो। वह एक ऐसा इंसान है जो लोगों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देता है, और वह जिस काम को लेता है ना उस काम को पूरा करता है। हमें मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आज तक उसने हमें एक खरोच तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। वह चाहकर भी हमें मार नहीं सकता। उसके लिए उसकी जॉब सब कुछ है। वह एक सन की ऑफिसर है। उससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए हमें कनक को किडनैप करना होगा। हमें उसकी और कनक की शादी रोकना होगा किसी भी कीमत पर। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। रोहान लुशा। कनक जब ऑफिस आए तो कनक को देख सभी एम्प्लॉय देखते रह गए। लड़कियों को कनक से जलन हो रही थी और वह फिर से कनक के बारे में बातें करने लगी तो वही लड़के कनक को देखते रह गए। लुसा ने कनक से कहा, बॉस के केबिन में जाओ। कनक, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। और रोहान, तो मेरे साथ चलो। लुशा रोहान को अपने साथ लेकर चली गई। कनक वंश के केबिन के पास जाकर केबिन के डोर पर नॉक किया तो वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में कमिंग कहा तो कनक अंदर गई। कनक जैसे ही अंदर गई वंश कनक को देख उसकी हार्ट बीट भी एक पल के लिए रुक गई। वंश बिना अपनी पलकें झपकाए कनक को देखता रह गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपने माइंड को झटकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए अपने हाथों के इशारों से कनक को अपने पास बुलाया। कनक वंश के पास गई तो वंश कनक के हाथ को पकड़कर घुमाते हुए उसे अपने थाई पर बैठा लिया। वंश अपने हाथों को कनक के कमर के चारों तरफ लपेटकर कनक के पेट अपने हाथ रख अपने चीन को कनक के शोल्डर पर रखते हुए कनक से कहा, आज से तुम और रोहान अपनी पढ़ाई यहीं पर कंटिन्यू करोगे। वहाँ यही पढ़ता है तो आज से तुम भी उसके साथ पढ़ोगी। मैंने कुछ प्रोफेसर को हायर किया है। अगर उनके पढ़ाने का तरीका तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम मुझे बता देना, मैं दूसरे को बुला दूंगा। कनक को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे वो खुशी नहीं महसूस हो रही थी जो उसे होनी चाहिए थी। उसे कहीं ना कहीं ये बात बहुत खटक रही थी कि अचानक वंश उससे इतना अच्छे से पेश क्यों आने लगा। क्या वंश उसके साथ कोई नाटक कर रहा है? क्या सच में उसे अपनी गलती का एहसास है? कनक ये सब सोच रही थी कि वंश ने कनक को अपनी तरफ पलट कर कनक से कहा, क्या सोच रही हो तुम बेबी डॉल? कनक ने कुछ सोचते हुए वंश से कहा, क्या मैं अपने पापा से मिलने जा सकती हूँ? कनक की यह बात सुन वंश के भावे तन गई। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर नॉर्मल होते हुए कनक के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी डॉल तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगा। मैंने पहले भी बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें एक बार रोककर वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जरूर वापस आ जाओगी। कनक में ये सब वंश को चेक करने के लिए किया था, लेकिन वंश ने उसे जाने की परमिशन दे दी तो कनक को वंश पर यकीन होने लगा था। वंश कनक के चेहरे को इतने ध्यान से देख रहा था जैसे वह कनक के दिल की बातें पढ़ रहा हो। कनक वंश की गोद में से उठते हुए वंश से कहा, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कल जाऊंगी। कनक की बात सुन वंश ने कनक को देखते हुए कहा, जब तुम्हारा मन करे तब तुम यश से कह देना, वह तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ आएगा। कनक ने डरते हुए वंश से कहा, मैं एक बात पूछूं सर? वंश जानता था कि कनक क्या पूछने वाली है। उसने कनक से कहा, मैं जानता हूँ बेबी डॉल कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। तुम यही पूछना चाहती हूँ ना कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे पापा पर शक करता हूँ? ये वह ऐसा काम करते हैं तो मेरा आज भी वही जवाब है, तुम्हारे पापा आज भी मेरी नज़रों में कातिल हैं। मैं तुम्हारे साथ अब कुछ बुरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ने मुझे बदल दिया है, लेकिन मैं आज भी वही माफिया हूँ। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पापा को कभी सही नहीं मान सकता। इसलिए मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करो जो मैं कर नहीं सकता। एक बात तुमसे मैं आखिरी बार कहूँगा, जरूरी नहीं जो हमें दिखता है वही सच हो। इससे आगे वंश कुछ कहता ये कनक कुछ कहती उससे पहले ही वंश के केबिन के डोर पर नॉक हुआ। उसने कमिंग कहा तो लुशा ने अंदर आते हुए कहा, बॉस प्रोफेसर आ गए हैं। कनक तुम्हें चलना चाहिए। कनक वंश को देखते हुए लुशा के साथ चली गई। वंश की बातें कनक के दिलो दिमाग में गूंजने लगी कि जो हमेशा दिखता है वह होता नहीं।
कनक वंश के केबिन के बगल में बने रूम में आई तो प्रोफेसर खड़े थे। उस प्रोफेसर ने जब कनक को देखा तो वह को देखता रह गया। उसकी नियत कनक पर खराब हो गई। उस प्रोफेसर की उम्र 30 साल होगी। कनक ने प्रोफेसर को ग्रेट किया और अंदर एक चेयर पर जाकर बैठ गई। प्रोफेसर ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो कनक प्रोफेसर के लेक्चर को ध्यान से सुनने लगी और उन्हें नोट भी करने लगी। तो वही वंश बगल के केबिन में बैठा कनक को देख रहा था। वह एक ऐसा मिररवाल थी जिससे वंश कनक को देख सकता था, लेकिन कनक वंश को नहीं देख सकती थी। कनक को इतने मन से पढ़ते देख वंश कनक को देखता रहा। उसे लगता था कि कनक भी सभी लड़कियों की तरह होगी जो कॉलेज में टाइम पास करने के लिए जाती है और बुक पर पढ़ती नहीं लव लेटर लिखती है, लेकिन कनक उन लड़कियों से अलग थी। उसके अंदर पढ़ाई का एक अलग ही जुनून दिख रहा था। वह सच में पढ़ना चाहती थी। कनक को इस तरह देख वंश को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत सुकून मिल रहा था। तभी उसकी नज़र उस प्रोफेसर पर पड़ी जो कनक को अजीब नज़रों से देख रहा था। उस प्रोफेसर को भी नहीं पता था कि वंश उन्हें देख रहा है। वह प्रोफेसर कनक के पीछे जाकर खड़े होते हुए कनक के ऊपर झुकते हुए कनक को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। कनक को भी प्रोफेसर का इस तरह अपने ऊपर झुकते देख अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने बातों को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और वह अपने नोटबुक पर ध्यान देने लगी। तभी उस प्रोफेसर ने अपने हाथ को कनक की बैक पर रख दिया और उसे सहलाने लगा। प्रोफेसर के ऐसे करने से कनक जैसे ही खड़े होने को हुई, प्रोफेसर अपने दोनों हाथों को कनक शोल्डर पर रखते हुए जबरदस्ती कनक को चेयर पर बैठाते हुए कनक के सामने टेबल पर बैठते हुए कहा, इतना क्यों डर रही हो? तुम तो एक स्कॉट गर्ल हो, तुम्हें तो इन सब की आदत होगी। कनक को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसका चेस्ट तेजी से अप डाउन हो रहा था। उस प्रोफेसर की नजर कनक के चेस्ट पर थी। यह सब देखते ही वंश की मुट्ठी कस गई और वह अपनी चेयर से एक झटके से उठकर अपने कैबिन का डोर ओपन कर कनक के रूम में चला गया। वह जल्दी से कनक के रूम का डोर ओपन किया तो प्रोफेसर कनक से दूर हो गया। कनक जल्दी से चेयर से उठकर खड़ी होकर वंश के पास आकर वंश को देखने लगी। वंश कनक को सीने से लगाते हुए कनक से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वंश ने कनक को अपने पीछे कर उस प्रोफेसर को देखते हुए गुस्से से कहा, हाउ डे यू टच माई गर्लफ्रेंड। वंश का गुस्सा देख उस प्रोफेसर के पसीने छूटने लगे। उस प्रोफेसर ने वंश को देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, यही लड़की मुझे सिड्यूस कर रही थी। उस प्रोफेसर की बात सुन वंश पीछे पलटकर कनक को देखने लगा तो कनक ने मासूमियत में ना में गर्दन हिला दी। वंश उस प्रोफेसर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा तो प्रोफेसर डर से पीछे जाने लगा। वंश अपना कदम धीरे धीरे उस प्रोफेसर की तरफ बढ़ाता रहा। एक वक्त ऐसा है कि प्रोफेसर दीवार में सट गया। वंश प्रोफेसर से कुछ दूरी पर खड़े होते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी अपने स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करने में? अगर इतनी ही मर्दानगी दिखाने का शौक था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी बार यह पब में जाते वंश के कहने का तरीका कुछ ऐसा था कि प्रोफेसर के पसीने छूटने लगे। वह प्रोफेसर जैसे जाने हुआ। वंश ने उस प्रोफेसर से कहा, इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जाओगे? बदतमीजी की है तो उसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। पीछे से कनक ने आकर वंश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सर प्लीज उन्हें जाने दीजिए, उन्हें मारिए मत। कनक की बात सुन वंश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वंश गुस्से से पीछे मुड़कर कनक को देखते हुए कहा, है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही हो जो तुम्हारे साथ कुछ वक्त पहले बदतमीजी कर रहा था। तुम सच में बेवकूफ हो या मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हो? कनक ने डर से कांपते हुए वंश से कहा, मुझे डर लग रहा है सर। वंश ने कनक की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो, अगर इसी तरह डरती रहोगी तो एक दिन खिलौना बनकर रह जाओगी। सिचुएशन को फेस करना सीखो और उससे लड़ना भी। उन दोनों को बात करते देख प्रोफेसर ने मौके का फायदा उठाते वहां से भागने की कोशिश की तो वंश ने अपनी गन निकालकर उस प्रोफेसर के पैर पर शूट करते हुए कहा, मुझे पसंद है कि जब हम बात करें कोई तीसरा अपनी स्मार्टनेस दिखाए। गन की आवाज सुन कनक अपने हाथों को अपने कान पर रखते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। तभी वहां यश और लुशा आए। वंश ने कहा, इस कचरे को उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो। यश ने यस बॉस कहा और वह प्रोफेसर को उठाकर वहां से चला गया। लुशा भी उस रूम से बाहर चली गई। वंश कनक के पास अपने घुटने पर बैठते हुए कनक को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैंने कहा ना, डरना बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें डरना बंद करना होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें ये सब रोज देखना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ डरपोक हो जो एक गन शूट की आवाज से डर जाए। तुम्हें अब से गन चलाना सीखना होगा और फाइटिंग करना भी। कनक ने वंश से कहा, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने ये सब कभी किया नहीं है और यह सभी इलीगल काम है, मुझे ये सब नहीं करना। वंश ने कनक को देखते हुए कहा,
मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, कल से तुम्हें यश ट्रेनिंग देगा और तुम्हें अब से मैं पढ़ाऊंगा। कनक वंश को हैरानी से देखते हुए कहा, आपको पढ़ना आता है सर? वंश अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कनक से कहा, क्यों, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर शक है? मैं वह काम कर सकता हूँ जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। रूहान अभी भी अपनी क्लास में होगा तो तुम मेरे केबिन में जाकर इंतजार करो, मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे आने में 1 घंटे लगेंगे, जब तक मेरी कैबिन में रहना, कहीं मत जाना, समझ में आया? बरखा ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। वंश रूम से निकलकर अपनी मीटिंग के लिए चला गया तो कनक वंश के केबिन में चली गई। कनक वंश के केबिन में आई तो वह वंश के केबिन को यहाँ से वहां देखने लगी। तभी उसे वंश के टेबल पर एक बहुत ही प्यारा सा फोटो फ्रेम दिखा। कनक फोटो फ्रेम को उठाकर देखा तो उसमें एक बहुत प्यारी सी लड़की की तस्वीर थी, जिसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की की तस्वीर को देख कनक के चेहरे पर उदासी आ गई। कनक को ऐसा लग रहा था कि यह वंश की वाइफ है। कनक उस तस्वीर को देखते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि सर की लाइफ में पहले से कोई है तो मैं उनकी लाइफ में कभी नहीं आती। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल सर की बातों पर यकीन करने को कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सब झूठ भी लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे इसके बारे में पापा से बात करनी चाहिए, मुझे पापा से पूछना चाहिए कि वह ऐसा काम करते हैं यह नहीं। कनक ने उस फोटो फ्रेम को वही टेबल पर रखकर केबिन में बने बुक सेल्फ से एक बुक निकालकर पढ़ने लगी। बुक पढ़ते पढ़ते वह सोफे पर ही सो गई। उसका एक हाथ जमीन पर था तो दूसरा उसके पेट पर। 1 घंटे बाद वंश जब अपने केबिन में आया तो उसने कहा, मिस गोयल, लेकिन जब उसने कनक को सोते हुए देखा तो उसकी आवाज उसके गले में ही रह गई। कनक किसी बच्चे की तरह सो रही थी। वंश कनक के पास आकर कनक के चेहरे के पास बैठते हुए कनक की चेहरे को देखते हुए कहा, काश तुम उस कमीने धनराज की बेटी नहीं होती तो आज तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। काश हम कभी मिले नहीं होते तो आज मैं तुम्हारे दर्द की वजह नहीं होता। इतना कहकर वंश कनक के गालों को सहलाने लगा। वह कनक के फोरहेड पर किस करते हुए कनक से दूर जाकर अपनी चेयर पर बैठते हुए लैपटॉप ओपन कर काम करने लगा। तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आई। जब उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो मेहता इंडस्ट्रीज की तरफ से इनविटेशन आया था। अचानक से पार्टी का इनविटेशन आना वंश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेहता इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट कौशिक मेहता बिना किसी रीजन की पार्टी नहीं देते। इनविटेशन कार्ड में कोई भी खास वजह नहीं थी। मेहता इंडस्ट्रीज हर्षद कौशिक मेहता के सामने सोफे पर बैठे हुए कहा, गुड जॉब मिस्टर मेहता, आपने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी होती तो मैं आपकी बेटी की जान ले लेता। अब आपको दूसरा काम ये करना है, आपको इस पार्टी का रीजन बताना है। आपने ये पार्टी अपने बेटी के कॉलेज टॉप करने की खुशी में रखी है, अंडरस्टैंड? और हाँ मिस्टर मेहता, मुझसे कोई होशियारी मत करिएगा, क्योंकि आपकी एक चालाकी आपकी बेटी की जान ले लेगी। और हर्षद सक्सेना खोखली धमकियां नहीं देता, तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे आदमियों के पास है, तो जब तक ये पार्टी खत्म नहीं हो जाती तब तक नो स्मार्टनेस हो के। इतना कहकर हर्षद अपने जैकेट को सही करते हुए वहां से चला गया। मिस्टर मेहता बेबसी और लाचारी से हर्षद को जाते देखते रह गए। बंगलो इस बंगले को इस तरह डिजाइन किया था कि बाहर से एक बंगलो दिखता, लेकिन अंदर से यह एक हेड क्वार्टर का ऑफिस था जहां बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे थे। गन को ऐसी शेप में रखा गया था कि लोगों को शक होना भी नामुमकिन था। उस हेड क्वार्टर में इस वक्त 2 लोग मौजूद थे। एक थे अंडरकवर एजेंट के चीफ विक्रम चौहान और उनकी पार्टनर एजेंट स्वाति। विक्रम चौहान ने वॉल स्क्रीन पर लगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्क्रॉल किया तो हर्षद और मिस्टर धनराज के अब तक इलीगल कामों को देखते हुए कहा, हमारे तीनों ऑफिसर अभी तक कहां पर है? उन्हें पता है न है यह मीटिंग क्यों रखी गई है, तो वह आज ऐसे लेट कैसे हो सकते हैं? तभी एक रौबदार आवाज आई, हम कभी लेट नहीं होते चीफ। स्वाति और विक्रम जी पीछे पलट कर देखा तो यश, लूशा और वंश आ रहे थे। तीनों ने ब्लैक हुडी जैकेट और ब्लैक पेंट पहना था। ये तीनों की एंट्री किसी फिल्म की हीरो की तरह थी। वह तीनों इस वक्त एजेंट की तरह लग रहे थे। तीनों ने विक्रम को सैल्यूट किया। वंश ने विक्रम से कहा, अचानक इस मीटिंग की वजह क्या है चीफ? विक्रम ने वंश को देखते हुए कहा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है धनराज और हर्षद को पकड़ने में? वंश विक्रम जी के पास जाकर स्क्रीन टच वॉल गैजेट को स्क्रॉल करते हुए कहा, हर्षद और धनराज गोयल ये दोनों इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, ब्लैक वर्ल्ड और शेडो वर्ल्ड के माफिया है। और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। चीफ विक्रम जी ने पूछा, कौन सा ट्विस्ट? वंश ने कहा, यही ट्विस्ट चीफ, 2 तोते की जान एक मैना में है। वंश की बातें सुन सभी हैरान थे, क्योंकि उन्हें वंश की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई।
वंश ने दोबारा से वॉल स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कनक की फोटो लाते हुए कहा, यह वही लड़की है जिसमें हर्षद और धनराज गोयल की जान बसती है। ये दोनों इस लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक की बेटी है तो दूसरे की माशूका है। वंश की बात सुन वह चारों हैरान हो गए। विक्रम ने वंश से कहा, तुम्हें कैसे पता कि हर्षद इस लड़की से प्यार करता है? तभी वंश ने कनक को देखते हुए विक्रम जी कहा, चीफ आपको नहीं लगता आप ये सवाल पूछकर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे मास्टरमाइंड से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। कोई बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5 साल पहले हर्षद ने एक एजेंट की बहन को धोखा क्यों दिया था? आखिर उसे ऐसा क्या मिल गया था कि उसने अपनी बीवी को अपने इलीगल पार्टनर धनराज गोयल को बेच दिया? 5 साल पहले मिस्टर धनराज और हर्षद की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में हर्ष सक्सेना को 14 साल की बच्ची पसंद आ गई थी। उसके लिए 14 साल की बच्ची पर नजर खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने रास्ते के कांटे यानी मेरी बहन को हटाने की कोशिश की। और मिस्टर धनराज गोयल जो लड़कियों को स्मगलिंग करते हैं, 5 साल पहले एक लड़की उनकी कैद भाग गई थी। उन्हें एक लड़की की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उनके डीलर को पूरी 20 लड़की चाहिए था। इसलिए हर्षद और धनराज में एक सौदा हुआ। उसने अपनी बेटी को हर्षद को बेच दिया और हर्षद ने अपनी बीवी को धनराज गोयल के हाथों में बेच दिया। ये कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी। हमें आज तक नहीं पता चला कि धनराज गोयल की बेटी भी है। और जब मैंने जंगल में रूहान को खतरे में डालकर हर्षद को पकड़ने की कोशिश की थी, तब मेरी मुलाकात कनक गोयल से हुई थी। जब मैंने इसका बायोडेटा निकाला तो मैं भी बहुत हैरान था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि धनराज गोयल की एक बेटी और एक बेटा भी है। उसने आज तक दुनिया से अपनी बेटी और बेटे को छुपाया था। वंश की बातें सुन चारों ने हैरानी से एक साथ पूछा, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? वंश कनक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते हैं चीफ, मैं एक छोटे से तिनके से उसकी पूरी खानदान की बायोग्राफी निकाल सकता हूँ। और आपने मेरे इसी टैलेंट पर तो आपने मुझे अंडरकवर एजेंट की दुनिया का बादशाह बनाया था। ये सब तो बकवास बातें हैं। सबसे मेन पॉइंट आते हैं, मिस गोयल को किस तरह यूज किया जाए कि हर्षद और मिस्टर गोयल खुद को सरेंडर कर दे। मैंने पहली कोशिश की मिस गोयल को हमारे मिशन में शामिल करके, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा उन दोनों पर और सामने नहीं आए। इतना कहकर वंश विक्रम जी को देखने लगा। सभी कोई न कोई आइडिया सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वंश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जब किसी के माइंड में उन मिस गोयल के थ्रू कंट्रोल करने का आइडिया आ जाए तो मुझे जरूर बता दें। इतना कहकर वंश जाने को हुआ तो उसने रुकते हुए कहा, चीफ एक और प्रॉब्लम है। विक्रम जी ने खींचते हुए कहा, अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई? वंश उस वाल स्क्रीन पर दोबारा से स्क्रॉल करते उस इनविटेशन ओपन करते हुए कहा, यह है मेहता इंडस्ट्रीज की पार्टी का इनविटेशन। विक्रम जी ने इनविटेशन को देखते हुए कहा, अब इसमें कौन सी प्रॉब्लम हो गई? वंश ने इनविटेशन को और जूम करते हुए कहा, चीफ ध्यान से देखिए। चारों उस इनविटेशन को अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर घूर कर देखते हुए कहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही तो है, शब्द किसी वर्ड में गलती नहीं है। वंश चारों को घूरते हुए कहा, मैंने आप लोगों को इनविटेशन को एडिट करने के लिए नहीं कहा है। जो आप लोग वर्ड की गलतियां देख रहे हैं, मैं बताता हूं क्या गलती है इस इनविटेशन में। यह इनविटेशन मेहता इंडस्ट्रीज से आया है और यह बात सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेहता इंडस्ट्रीज के मालिक कौशिक मेहता बिना किसी रीजन ये सेलिब्रेशंस की पार्टी नहीं देते, लेकिन इस इनविटेशन में उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। मुझे इस पार्टी में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी स्वाति ने कहा, वंश हर चीज में गलतियां ढूंढना बंद करो। तुम्हें हर चीज में गड़बड़ क्यों लगती है? नॉर्मल पार्टी भी तो हो सकती है। और यह सब बातें छोड़ो, क्या तुम भूल गए कि हमारे काम करने का क्या उसूल है? हमारे काम करने का उसूल यही था ना कि गलती किसी की भी हो, लेकिन हम बेगुनाह को सजा नहीं देंगे। तो तुमने मिस गोयल को पनिशमेंट क्यों दी? उसे वह सारी बेइज्जती क्यों दी? उसके नाम के पीछे एस्कॉर्ट गर्ल टैग क्यों लगा दिया? तुम इतने पत्थर दिल कब से हो गए? वंश स्वाति के बात सुन एक चेयर पर बैठते हुए स्वाति से कहा, एजेंट स्वाति, आपको नहीं लगता आप एक क्रिमिनल की साइड ले रही है? पहली बात, धनराज गोयल एक क्रिमिनल साथ साथ मेरा दुश्मन भी है। उसने मेरी बहन की जिंदगी को जहन्नुम बनाया है। तो मुझसे आप ऐसी उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि मैं उसकी बेटी की जिंदगी को जन्नत बना दूंगा? मैं धनराज गोयल को वही दर्द देना चाहता हूं जो मेरी बहन ने और 5 साल के बच्चे रूहान ने बर्दाश्त किया है, जिसने अपनी मां को कभी देखा ही नहीं। पैदा होते ही उसकी मां उसे दुनिया से छोड़कर चली गई। इन सभी दर्द का हिसाब कौन देगा? एजेंट स्वाति और वंश राय सिंघानिया। सिर्फ एक ही उसूल है कि गलती करने वाले को इतना तड़पाओ कि वह खुद मौत की दुआ करने लगे। अब सजा उसे मिले, यह उसकी बेटी को। आई डोंट केयर इतना क्योंकि मैं धनराज को दर्द चाहता हूँ। इतना कहकर वंश कोल्ड ड्रिंक उठाकर उसमें स्ट्रॉ पाइप लगाकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, और कुछ कहना आपको? एजेंट स्वाति
स्वाति वंश को देखते हुए कहा, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना ताकि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ओके वंश। वंश एटीट्यूड के साथ कहा। वंश राय सिंघानिया, अगर बिना सोचे समझे काम करता हूँ तो आज वह इतने बड़े मिलिट्री का हेड नहीं होता। इतना कहकर वंश वहां से चला गया। वंश को जाते देख स्वाति ने अपनी मन में कहा, डर है कि बदले की आग में जलते हुए कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए और तुम अपना यह मिशन खुद बर्बाद ना कर दो। वह चारों मंच को जाते देख रहे थे। उन चारों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। उस मीटिंग से लौटने के बाद वंश को एक प्रोजेक्ट के लिए शिमला जाना पड़ा और वह वहीं से शिमला के लिए चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ कनक वंश का इंतजार करती रही, लेकिन वंश नहीं आया। तभी लूशा और यश ने आकर कनक से कहा, बॉस किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए शिमला गए हैं और उन्हें लौटने में 2 दिन लग जाएंगे। इन 2 दिनों में कनक ऑफिस नहीं आई थी, घर पर ही रहकर ड्राइविंग कर रही थी। यश ने का कनक को एक स्मार्टफोन ला कर दिया था। उस स्मार्टफोन को देख कनक काफी खुश हो गई और उस स्मार्टफोन से अपने भाई और अपने डैड से बात कर सकती थी। कनक उस फोन को लेकर उस फोन से अपने भाई अंकित को फोन किया। दोनों ने काफी देर बात की और अंकित बातों बातों में कुछ ऐसी बात कही थी जिससे कनक को वंश की बातों पर यकीन करने का दिल कर रहा था। 2 दिन बाद रोहान, यश, लुशा और कनक ये चारों सिंघानिया गार्डन में खेल रहे थे। कनक की आंखों पर पट्टी बंधी थी। तभी वंश की कार सिंघानिया गेट के अंदर एंटर हुई। वंश की कार मेंशन के डोर पर रुकी और बॉडीगार्ड ने उसकी कार के बैक सीट का डोर ओपन किया तो ब्लैक फॉर्मल सूट पहने वंश बाहर आया। वह विला के अंदर जा ही रहा था कि उसे रोहान की आवाज सुनाई दी, पकड़ो मुझे। रोहान की आवाज सुन वंश रोहान की आवाज का पीछा करते हुए गार्डन में आया तो देखा वह कनक और सबके साथ खेल रहा था। कनक को बच्चों की तरह खेलते देख वंश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कनक के सामने जाकर खड़ा हो गया। वंश को गुस्से में देख लूशा और यश के चेहरे की खुशी गायब हो गई। कनक वंश को पकड़ते हुए कहा, पकड़ लिया मैंने। वंश गुस्से से अपने दोनों हाथों से कनक के दोनों शोल्डर को कसकर पकड़कर दबाते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहा, व्हाट द हेल। वंश के शोल्डर पकड़कर दबाने से कनक को दर्द महसूस होने लगा और उसने जल्दी से अपनी आंखों की पट्टी खोल दी है और जब अपनी आंखों पर से ब्लैक पट्टी उतारी तो अपने सामने वंश को देख एक झटके से वंश के सीने से लग गई। वंश जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, उसका गुस्सा कहीं गायब सा हो गया। उसे 2 दिन से जो अपने अंदर खालीपन महसूस हो रहा था, वह कनक के इस तरह गले लगाने से वह खालीपन कहीं गायब सा हो गया। वंश अपने आप को कनक की नजदीकियों से इफेक्ट होते देख वंश एक झटके से कनक को खुद से दूर धक्का दे दिया। वंश के इस तरह धक्का देने से कनक जमीन पर गिर गई। कनक जैसे ही जमीन पर गिरी, वंश को दर्द महसूस हुआ और वह जल्दी से कनक को उठाने को हुआ, लेकिन कुछ सोचकर खड़ा रहा और फिर कनक को देखते हुए कहा, होश में आ गई या अभी भी बच्चे बनने का भूत चढ़ा है। वंश कनक को देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, खड़ी हो जाओ। वंश के इस तरह चिल्लाने से कनक जमीन से उठकर खड़ी हो गई और अपनी नजरें नीचे कर जमीन को घूर रही थी। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहा है। वह किसी बच्चे की तरह अपने हाथों की उंगलियों को काउंट करते हुए धीरे से कहा, सॉरी। वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैंने तुम्हें 2 दिन का होमवर्क देकर गया था ना, तुम्हें यश से ट्रेनिंग लेनी थी ना, तो तुम यहाँ खेल कैसे सकती हो। तभी पीछे से रोहान कनक की लिटिल फिंगर को पकड़ते हुए वंश से कहा, वंश तुम मेरे रैबिट को डांट नहीं सकते। मैंने उससे कहा था मेरे साथ खेलने के लिए, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं रहता, हमेशा काम करते रहते हो। तो अगर रैबिट ने मेरे साथ खेल लिया तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। रोहान को कनक की साइड लेते देख वंश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वंश ने अपने मन में कहा, तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपनी बहन खो दिया, तुम्हारी वजह से मैं रोहान को नहीं खो सकता, मुझे रोहान को तुमसे दूर करना होगा। कनक रोहान को ऐसे देखते हुए कहा, टेडी ऐसे बात नहीं करते, सॉरी बोलते हैं साथ में। ओके। रोहान ने हाँ में गर्दन हिला दी। कनक और रोहान दोनों ने साथ में मिलकर अपने अपने कान पकड़कर का एक साथ कहा, सॉरी। उन दोनों की क्यूटनेस देख कोई भी पिघल जाता। वंश भी पिघल रहा था, लेकिन फिर वंश अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए अपने मन में कहा, नहीं वंश तू इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकता। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी, मैं किसी को माफ नहीं करता। तुम्हें आज पूरा दिन स्टडी करना है और मिस गोयल तुम आज पूरा दिन इसी गार्डन में घुटने के बल बैठी रहोगी। वंश की बात सुन सभी हैरान हो गए। यश और लूशा जैसे ही बोलने को हुए, वंश अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, और तुम दोनों काम छोड़कर इसके साथ खेल रहे थे तो तुम दोनों भी इसके साथ सजा काटोगे। वंश की बात सुन वह दोनों ही हैरान हो गए।
वंश जब जाने को हुआ तो उसकी नजर कनक पर पड़ी। कनक को मुस्कुराते देख वंश ने कनक से कहा, मैंने कोई जोक मारा है जो तुम मुस्कुरा रही हो? कनक वंश को देखते हुए कहा, आप नहीं समझेंगे सर, जब आपका प्यार आपको सजा देता है ना तो सजा भी प्यारी लगने लगती है। कनक की बात सुन वंश कनक को घूरते हुए अपनी मन में कहा, ये लड़की वाकई में बहुत अलग है, मैं इसको सजा दे रहा हूँ और यह मुस्कुरा रही है। उन दोनों को देख लूशा ने यश से कहा, लगी 5,000 की शर्त, देखना बॉस को कनक से प्यार हो जाएगा। यश लूशा को घूरते हुए लूशा से कहा, बॉस को और वह भी कनक से प्यार होगा? कभी नहीं, कनक एक खरगोश की तरह है और बॉस एक शेर की तरह है, अगर उन्हें मौका मिले तो वह कनक को खा जाए और तुम प्यार करने की बात कर रही हो। वंश विला के अंदर चला गया। कनक, यश और लूशा तीनों अपने घुटने पर बैठ गए। कनक ने लूशा से कहा, आपने कभी ऐसी पनिशमेंट पाई थी? लूशा कनक को देखते हुए कहा, हाँ, हमें ऐसी पनिशमेंट बहुत बार मिली है। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी पहली पनिशमेंट है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि कॉलेज में मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिली थी, मैंने कभी कोई गलती की ही नहीं थी। स्कूल में भी मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिली क्योंकि मैं एक गुड गर्ल था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी पहले पनिशमेंट सर मुझे देंगे। कनक के चेहरे पर पनिशमेंट पाने की एक अलग ही खुशी थी। लोग पनिशमेंट पाकर उदास हो जाते हैं, लेकिन कनक पहले लड़की थी जो पनिशमेंट पाकर इतनी खुश थी। लूशा और यश दोनों ने अपने सिर को पीट लिया। दोनों ने एक दूसरे से कहा, ये लड़की है, यह एलियन है, कोई पनिशमेंट पर ऐसे खुश कैसे हो सकता है? अब पनिशमेंट चाहे कोई भी दे। तुम्हें याद है लूशा, हमें जब हमारे पहली पनिशमेंट मिली थी तो हम कितना रोए थे? और यह बेवकूफ हंस रही है। वंश अपने रूम में खड़ा विंडो से उन तीनों को देख रहा था। यश और लूशा के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन कनक के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। कनक को इस तरह मुस्कुराते देख वंश ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारे क्यूटनेस से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, समझ में आया मिस कनक गोयल? वंश वहां से चला गया। सुबह से शाम हो गई। कनक के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा था, उसका वह दूध जैसा चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। लूशा और यश ने एक दूसरे से कहा, यश, हमें तो इन सब की आदत है, लेकिन मिस गोयल को तो ये पहली बार है। देखो, उनका चेहरा बिल्कुल रेड हो गया है, उसे पसीने भी आ रहे हैं। यश कनक को देख कनक से कहा, कनक, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, उठ जाओ, हम बॉस से बात कर लेंगे। कनक ने बहुत ही महीन आवाज में यश से कहा, नहीं यश भाई, मैं भी देखना चाहती हूँ सर, मुझे कब तक पनिशमेंट करते हैं? कनक को एक ही जिद पर अड़े देख यश गार्डन में से उठकर मेंशन के अंदर जाकर स्टडी रूम में गया तो देखा वंश फाइल पढ़ा रहा था। यश वंश को देखते हुए कहा, बॉस, कनक की तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। उसने अपनी मर्जी से नहीं, रूहान के कहने पर हमन सब ने रेहान के साथ खेला था। आप ही ने कहा था ना हमें रूहान की हर एक बात माननी है, तो हमने गलत क्या किया है बॉस, बताइए बॉस? वंश अपनी भावे चढ़ाकर यश को देखते हुए यश से कहा, यही कि तुम बच्चे के साथ बच्चे बन गए थे। मिस गोयल को रूहान से दूर रखना है, याद है ना तुम लोगों को? और तुम लोग रूहान के दिल में मिस गोयल की जगह बना रहे हो। सोचा है जब कुछ महीने बाद वह यहाँ से जाएगी तो रोहन को कैसे संभालोगे? यश पूरी तरह से खामोश हो गया। वंश ने यश से कहा, जाओ, जाकर पार्टी में जाने की तैयारी करो, और हाँ, सिक्योरिटी गार्ड को बोलना कि अलर्ट रहेंगे क्योंकि यह पार्टी कम जाल ज्यादा लग रहा है। यश बिना कोई सवाल किए हुए वंश के स्टडी रूम से बाहर चला गया। वंश जल्दी से खिड़की के पास जाकर कनक को देखा तो कनक का चेहरा डल पड़ चुका था। कनक की ऐसी हालत देख वंश ने कनक की कई पिक्चरें निकाली और उसे धनराज गोयल को सेंड कर दी। वह मुस्कुराते हुए अपने स्टडी रूम से निकलकर गार्डन में आकर लूशा को देखते हुए लूशा से कहा, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई, मैंने यश को एक काम दिया है, जाओ, जाकर उसकी हेल्प करो। लूशा वहां से उठकर चली गई। कनक अभी भी वैसे ही बैठी रही तो वंश ने कनक से कहा, मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा है, उठो और चलो मेरे साथ। कनक जैसे ही उठने को हुई वह लड़खड़ा गई और वह जैसे ही गिरती वंश ने कनक को पकड़ लिया, लेकिन वह संभल नहीं पाया और वह दोनों ही साथ में जमीन पर गिर गए। वह दोनों ऐसे गिरे कि वंश के होंठ कनक के होठों पर थे। कनक की बड़ी बड़ी पलकें वंश को देख रही थी तो वही वंश भी कनक को देख रहा था। उन दोनों के बीच इनडायरेक्ट किस हो गया था। कनक की हार्ट बीट तेज हो गई थी। कनक की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि वंश को कनक की हार्ट बीट अच्छे से सुनाई दे रही थी। उन दोनों का यह मूवमेंट कोई अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। वंश कनक के ऊपर से उठकर कनक की तरफ हाथ करते हुए कहा, बेबी डॉल, अगर इसी तरह गिरती पड़ती रहोगी तो चोट लग जाएगी। कनक वंश के हाथ को पकड़कर खड़े होते हुए अपने हाथ को वंश के गले में डालकर वंश से कहा, जब तक आप है आप मुझे कोई चोट नहीं लगने देंगे सर।
क्योंकि मुझे आप पर यकीन है और मुझे मेरे प्यार पर भी यकीन है, ना ही मेरा प्यार और ना ही आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। कनक सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वंश कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए कनक से कहा, किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, टूटकर बिखर जाओगी बेबी डॉल। कनक वंश को देखते हुए कहा, अगर प्यार तोड़ना जानता है तो नफरत जोड़ना भी जानती है। कहते हैं ना, प्यार और नफरत सिक्के के दो पहिए हैं, इन दोनों के बिना प्यार अधूरा होता है। मुझे डर नहीं लगता कि आप मुझसे कभी नफरत करेंगे, क्योंकि मेरा प्यार आपको बदल देगा सर। वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए मेंशन के अंदर जाते हुए कनक को देखते हुए कहा, और कहीं तुम मुझसे नफरत करने लगी तो? कनक अपने होठों से वंश के गाल पर हल्की सी किस करते हुए कहा, मैं और आपसे नफरत कभी नहीं सर, क्योंकि मैंने तब आपसे प्यार किया जब मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था, और वक्त के साथ मेरा प्यार आपके लिए बहुत गहरा हो गया है, इसलिए आप भूल जाए कि मैं आपसे कभी नफरत करूंगी, मेरे प्यार में कभी नफरत नहीं आएगी। कनक की इतनी गहरी बातें सुन वंश कनक के चेहरे को देख रहा था। वंश ने अपने मन में कहा, उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी किसी से नफरत ना करो, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ हो सकता है तुम उसके लिए मुझे कभी माफ नहीं करो। तुम मुझसे बेपनाह नफरत भी करोगी, शायद तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत होगी कि मुझे तुम खत्म भी करना चाहोगी। जहाँ बेपनाह प्यार होता है वहाँ नफरत होनी भी जरूरी होती है। ये सब सोचते ही वंश कनक को सोफे पर बैठाते हुए कनक से कहा, हमें कल पार्टी में जाना है और उसके 2 दिन बाद हमें शादी भी करनी है, तो तुम तैयार होना। कनक अपने सॉफ्ट हाथों को वंश के गाल पर रखते हुए वंश से कहा, मैं तैयार हूँ सर, आप मुझे जहाँ लेकर जाना चाहते हैं मैं वहाँ जाऊंगी। इतना कहकर कनक अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर वंश को देखने लगी। वंश कनक की आंखों में देख रहा था, ना चाहते हुए भी वह कनक की तरफ खींचा जा रहा था, क्यों यह वह खुद भी नहीं जानता था। वंश कनक को देखते हुए थोड़ा सा उठकर कनक के ऊपर झुकने लगा। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसने अपने होठों को कनक के होठों पर रख कनक को किस करने लगा। उसे भी होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है, वह बस कनक को खुद की बाहों में महसूस करना चाहता था। वंश कनक के निचले होठों को तेजी से शक कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह कनक के होठों के रस को पी जाना चाहता है। उसकी इस तरह किस करने की वजह से कनक को दर्द होने लगा। कनक वंश को दूर करने की कोशिश करने लगी। वंश कनक को किस करते हुए कनक के होंठों को चबा भी रहा था। दर्द की वजह से कनक की आंखें आंसू से भर गई। लगभग 15 मिनट किस करने के बाद वंश को कनक की चीख सुनाई दी। कनक की चीख सुन वंश होश में आ गया और वह जल्दी से कनक के ऊपर से हट गया, और उसने जब कनक को देखा तो वह शॉक हो गया। वंश जब कनक को देखा तो हैरान हो गया, क्योंकि कनक के रेड चेरी जैसे होंठ बिल्कुल ब्लू चेरी की तरह हो गए थे और उस पर से खून भी निकल रहे थे। कनक की आंखें लाल थी। वंश अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए खुद से कहा, यह मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या हो रहा है? मैं ना चाहते हुए भी इसकी तरफ खींचा क्यों चला जा रहा हूँ, और मैंने इसे भी इतनी चोट कैसे पहुंचा दी? मैं जब इसके करीब जाता हूँ तो मुझे कुछ होश क्यों नहीं रहता? वंश जल्दी से कनक के पास बैठते हुए कनक से पूछा, तुम ठीक हो ना? कनक ने दर्द से मुस्कुराते हुए वंश से कहा, मैं ठीक हूँ सर, प्यार में तो इतना दर्द होता ही है ना। वंश कनक को देखते हुए अपने मन में कहा, यह मुझसे कितना प्यार करती है कि इसे अपने दर्द का एहसास नहीं है। लेकिन तभी उसे कनक के सामने धनराज जी का चेहरा दिखा। धनराज जी का चेहरा देखते ही वंश कनक के पास से एक झटके से उठते हुए गुस्से से कनक से कहा, जाओ यहाँ से। वंश के इस तरह चिल्लाने से कनक डर गई। वंश कनक की तरफ पीठ करके खड़ा होते हुए कनक से कहा, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। कनक उठकर वहां से चली गई। वंश भी वहां से उठकर चला गया। सक्सेना मेंशन। हर्षद अपने रूम में आया तो अपने बेड की तरफ देख खुश हो गया। उसे अपने बेड पर कनक दिखाई दे रही थी, जो ब्लैक साड़ी में थी। हर्षद कनक के पास जाकर कनक को बेड पर धक्का देते हुए खुद उसके ऊपर आते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हें महसूस करने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूँ। तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल हो रहा है। मैंने सोचा था मेरा इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे आने से पहले उसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया। इतना कहकर हर्षद ने जब कनक के होठों पर अपने होंठ रखने को हुआ तो कनक गायब हो गई। हर्षद अपने बेडशीट पर हाथ फेरते हुए कहा, एक दिन तुम सच में यहाँ पर होगी मेरे पास। आज यहाँ तुम्हारी तस्वीर है, कल तुम होगी इसकी जगह। हर्षद के बेडरूम में जो बेडशीट बिछी थी उस पर कनक की बड़ी सी पिक्चर बनी थी। पीलो से लेकर बेडशीट वॉल हर जगह कनक की पिक्चर थी। वह कमरा कनक की पिक्चर से भरा हुआ था। हर्षद पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ और दिन फिर तुम मेरे साथ इस बेड पर होगी, तब सिर्फ तुम मेरी होगी और किसी की नहीं। तुम्हें नहीं पता कनक, तुम्हारे बिना एक पल भी सांस लेना कितना मुश्किल हो रहा है।
दिल चाहता है तुम्हें खुद में समा लूं लेकिन तुम उतना ही मुझसे दूर हो। हर्षद इस वक्त एक साइको लवर की तरह लग रहा था। तभी हर्षद के फोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने जब उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो उसमें आए मैसेज को देख उसकी आंखें लाल हो गई। उसके हाथों की नसें दिखाई देने लगी। वह गुस्से से भर गया। उसने फोन को फेंकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी जान को अपने होंठों से छुआ। हर्षद को जो मैसेज आया था उसमें कनक और वंश के गार्डन की इनडायरेक्टली किसका फोटो था और दूसरा कनक की पनिशमेंट का। हर्षद गुस्से से अपने रूम से निकलकर अपने रूम को लॉक कर बाहर आकर कार में बैठते हुए कार को फुल स्पीड कार ड्राइव करते हुए गोयल हाउस की तरफ निकल गया। गोयल हाउस। धनराज गोयल बैठे थे कि तभी एक मेड उनके लिए कॉफी बनाकर लेकर आए। वह जैसे ही उस कॉफी को लेने हुए तभी एक बुलेट उस कॉफी कप पर लगी और वह कॉफी कप टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। ऐसे अचानक से अटैक होने पर मिस्टर धनराज गोयल भी शॉक्ड हो गए और उन्होंने जब अपनी गन निकाल कर सामने पॉइंट किया तो सामने हर्षद गुस्से से खड़ा था। हर्षद के हाथों में गन थी। हर्षद को इतने गुस्से में देख धनराज जी ने हर्षद से पूछा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर वह बुलेट मुझे लग जाती तो हर्षद ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर गोयल आप जानते हैं मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। मैंने निशाना आपकी कप पर ही लगाया था। अगर आप पर लगाया होता तो मेरे गन की बुलेट आपके भेजे के आर पार होती। मैंने आपको फोटो भेजा है, देखिए और मुझे उसका जवाब दीजिए। मिस्टर धनराज गोयल ने जब अपने फोन में चेक किया तो वह भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए। उन्हें भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उन दोनों ही पिक्चर में वंश के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। वंश के चेहरे की स्माइल देख वह दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि वंश की स्माइल उन्हें दिखाने के लिए थी। तभी धनराज जी के फोन की रिंग बजी और धनराज ने अपने फोन को उठाया तो फोन की दूसरी साइड से आवाज आई, क्या हुआ ससुर जी, मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया आपको? आपके होने वाले एक्स दामाद को भी नहीं आया पसंद? अफसोस, आपका होने वाला एक्स दामाद इस वक्त आपके सामने होगा। आखिर मैंने उसकी होने वाली बीवी को अपना जो बना लिया है। मैंने तो सिर्फ ट्रेलर भेजा है, पिक्चर 3 दिन बाद दिखाऊंगा। ये तो शुरुआत है, पहले मैं आपकी बेटी को टॉर्चर करूंगा, फिर उस पर प्यार का मरहम लगाऊंगा। इस तरह तुम्हारी बेटी पूरी तरह से मेरी हो जाएगी और फिर एक दिन मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा। जो करना है कर लो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। अगर मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। अगर अपनी बेटी की जिंदगी बचा सकते हो तो बचा लो क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी की बर्बादी शुरू कर दी है। धनराज जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरे बेटी के साथ तुमने अब कुछ और किया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वंश ने धनराज से कहा, मुझे छोड़ने के लिए पकड़ना भी तो होगा ना आपको। मैं कोई आम इंसान नहीं जिसे आप पकड़ लेंगे। मुझे पकड़ने के लिए आपको अपनी पूरी फौज तैयार करनी पड़ेगी ससुर जी। और हाँ, इस तरह खामोश होकर मेरी बातें सुनने से कुछ नहीं होने वाला। आपको भी बहुत शौक था ना जीजू मेरी दीदी को धोखा देने का, उसे बेचने का, तो अब अपनी लव को बचा कर दिखाए। आप लव तो मेरी हो जाएगी, मैं उसके साथ वह करूंगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बाय बाय जीजू एंड ससुर जी। इतना कहकर वंश ने फोन काट दिया। हर्षद ने गुस्से से टेबल को उठाकर पटकते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना उसे कम समझने की गलती मत करिएगा। वह मेरी कनक को टॉर्चर कर रहा है। अगर मेरी कनक को उसने एक और बार छुआ ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, जान ले लूंगा मैं कनक की और उसकी। मैंने अब तक कनक को इसलिए स्कूल और कॉलेज के बॉयज से बचाकर नहीं रखा था कि उसे कोई और उड़ा ले जाए। याद है ना 12 क्लास में कनक एक लड़के ने फ्रेंडशिप का कार्ड दिया था तो मैंने उस लड़के की टांगे तोड़ दी। कॉलेज में आने के बाद भी कोई लड़का उसके करीब नहीं जाता था क्योंकि मैंने सबको धमकाया हुआ था। और आज वह कमीना मेरी कनक को चूम रहा है और आप कह रहे हैं मैं खामोश और शांत हो जाओ। इतना कहकर हर्षद वहां से चला गया। शाम का वक्त, पार्टी वेन्यू। वंश, यश और मानिक तीनों ही साथ में खड़े थे। वह अभी पार्टी के अंदर नहीं गए थे क्योंकि वह लुशा, कनक और रूहान का इंतजार कर रहे थे। मानिक वंश का सिक्योरिटी गार्ड है जो 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन हुआ था। मानिक पार्टी के अंदर जाती हुई लड़कियों को जाते देख कहा, वाओ यहाँ कितनी हॉट एंड सेक्सी तितलियां हैं, मैंने आज से पहले इतनी ब्यूटीफुल और हॉट तितलियां नहीं देखी थी। इतना कहकर मानिक यश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता है ब्रो, मैंने आज से पहले ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की थी। मुझे नहीं पता था वीआईपी पार्टी में इतनी हॉट लड़कियां आती है। वंश और यश मानिक को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। यश मानिक के हाथों को अपने शोल्डर से हटाते हुए कहा, ये छिछोरापंती बंद करो वरना बॉस तुम्हारी सारी मर्दानगी निकाल देंगे। आई बात समझ में? मानिक ने मुंह बना लिया।
वंश ने गुस्से से कहा, ये लड़कियां कहाँ रह गई? क्या हम इनके बॉडीगार्ड हैं जो इनका इंतजार करेंगे? आखिर इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मानिक ने यश से पूछा, कौन सी लड़कियां ब्रो? क्या कोई मॉडल आ रही है? तभी एक ब्लैक ऑडी कार आकर रुकी और उसमें लुशा ब्लैक हाफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहने बाहर आए। मानिक जो यश से बातें कर रहा था, लुशा को देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका मुंह खुल गया। वह लुशा को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखें बाहर ही आ जाएंगी। लुशा के बाद रूहान कार से बाहर आया जिसने नेवी ब्लू फॉर्मल सूट पहना था। वह एक स्मार्ट बॉय लग रहा था। तभी उस कार की बैक सीट का डोर ओपन हुआ और कनक गोल्डन हाई हील पहने हुए बाहर आए। उसे देखकर पार्टी के गेट पर मौजूद सभी लड़के अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए। कितने के हाथों से उनकी ड्रिंक गिर गई। सभी लड़कों को इतना अजीब बिहेव करते देख वंश ने जब रेड कार्पेट पर पीछे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके हाथों की मुट्ठी कस गई क्योंकि कनक ने गोल्डन फ्रिंग ड्रेस पहनी थी जो उसके थाई से थोड़े नीचे थी। उस ड्रेस में कनक बहुत ही हॉट लग रही थी। कनक को ऐसी ड्रेस में देख वंश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। कनक ने जब अपनी पलकें उठाकर वंश को देखा तो वंश को गुस्से में देख वह सहम गई। वह तीनों ही रेड कार्पेट पर किसी सेलिब्रिटी की तरह चलते हुए वंश, मानिक और यश के पास गए। वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में यश से कहा, सबको अंदर लेकर जाओ, मुझे मिस गोयल से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। यश को वंश का गुस्सा समझ गया था, इसलिए वह लूशा, रोहन और मानिक के साथ अंदर चला गया। वंश एक झटके से कनक के शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए साइड में लाते हुए दांत पीसते हुए कहा, यह क्या बेशर्मी है? तुमने ये ड्रेस किससे पूछकर पहनी है? मैंने तुम्हें इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनने की परमिशन दी थी जो तुम ऐसी ड्रेस पहनकर पार्टी में आए हो? कनक अपनी नजरें नीचे किए हुए अपने कांपते होंठ से कहा, अब मैंने क्या कर दिया? आपको तो ऐसे ही ड्रेस पसंद है ना सर? हमारी दूसरी मुलाकात में आपने मुझे इसी तरह की ड्रेस पहनाई थी ना, वह तो इससे भी खराब थी। तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अब क्यों हो रही है? वंश गुस्से से कनक की दोनों शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, अपना दिमाग मत चलाया करो, तुम सिर्फ 19 साल की हो और इतनी घटिया ड्रेस पहन कर कैसे आए हो? कनक ने फिर से कहा, अब इसमें ऐसे क्या लेना देना है? क्या 19 साल की लड़कियां ऐसी ड्रेस नहीं पहनती? तब भी तो मैं 19 साल की थी ना जब आपने मुझे वह ड्रेस पहनाई थी। कनक की बातों से वंश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वंश अपनी पकड़ कनक पर और मजबूत करते हुए कहा, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। तब मैं तुमसे नफरत करता था लेकिन अब मैं तुमसे प्यार। वंश कहते कहते रुक गया। आप रुक क्यों गए सर? आगे कहिए ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं। वंश कनक के शोल्डर को छोड़कर कनक की तरफ पीट करके खड़े होते हुए कहा, यह मुझे क्या हो रहा है? आखिर मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये तो मेरे लिए अच्छा ही है लेकिन मैं इसे ऐसी ड्रेस में देखकर क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? क्यों मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है? कनक एक झटके से वंश को अपनी तरफ पलटते हुए कहा, आखिर आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं सर? कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी मनाते हैं। आपका हर वक्त माइंड क्यों इतना चेंज होता रहता है? क्या आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? कनक ने इतना ही कहा था कि वंश दोबारा से कनक के शोल्डर को पकड़कर कनक के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर कनक से कहा, मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? कनक को वंश से डर लग रहा था क्योंकि वंश की आंखें वक्त के साथ बहुत लाल हो चुकी थी। कनक ने डरते हुए वंश से कहा, नहीं, मैं आपको पागल नहीं कह रही, लेकिन आप कुछ ही पल में पानी की तरह हो जाते हैं और कुछ ही पल में गुस्से से भर जाते हैं। ऐसा उस इंसान के साथ होता है जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। वंश अपनी पकड़ कनक के शोल्डर पर कसते कहा, मुझे जो भी हो लेकिन तुम मुझे बहुत इरिटेट करती हो। कभी इतनी मेचोरे हो जाती हो और कभी इतनी इमेचोरे हो जाती हो। तो क्या तुम्हें भी मल्टीपल डिसऑर्डर है? उस दिन उस ड्रेस को पहनकर तुम्हें रोना आ रहा था तो आज तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी? कनक ने डर से कांपते हुए कहा, क्योंकि रूहान ने पसंद की थी। वह चाहता था कि मैं पार्टी में सबसे अच्छी दिखूं। वंश ने गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए कहा, व्हाट रबिश। रूहान सिर्फ 5 साल का छोटा बच्चा है, उसकी हर बात मानना बंद करो। तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या जो रूहान की हर बात मानती हो? वह तो हर चीज की जिद करता है, तो क्या तुम उसकी सारी जिद पूरी करोगी? अगर उसने कल को तुम्हें किसी और के साथ सोने को कह दिया तो क्या वह भी करो? वंश ने इतना कहा था कि कनक में हल्के से वंश के गाल पर मारते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? बस करिए सर, मानती हूँ ये ड्रेस काफी छोटी है लेकिन उस दिन की तरह रिवीलिंग नहीं है। और प्लीज, मुझे इतनी समझ है, मैंने रोहान को मना किया था लेकिन वह उदास हो गया और लूशा ने भी मुझसे कहा कि इस ड्रेस में कोई खराबी नहीं है तो मैंने पहन लिया। आप बिना जाने बिना समझे क्या क्या बोलते हैं?
आखिर आपको हुआ क्या है? आज सुबह में भी आप अजीब बिहेव कर रहे थे, कभी मेरे साथ इतने अच्छे हो जाते हैं और कभी मेरे साथ इतने बुरे क्यों हो जाते हैं? अगर मैं आपको नहीं पसंद हूँ तो छोड़ दीजिए, मुझे खुद से दूर कर दीजिए, लेकिन प्लीज खुद को इस तरह टॉर्चर मत करिए। आपको देखकर लगता है कि आप खुद से ही लड़ रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आप खुलकर मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? मैंने आपको हर कंडीशन में एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं आपको पागलों की तरह प्यार करती हूँ। सोचती हूँ दूर हो जाओ आपसे, क्योंकि आग और पानी का कभी कोई मिलन नहीं है और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अलग ही तूफान लाते, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही। वंश ने कनक को घूरते हुए कहा, हाँ तो क्या मुझे एक्सेप्ट करके एहसान किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम बहुत महान हो? कनक वंश गुस्से से देखते हुए कहा, भाड़ में जाए। इतना कहकर कनक वहां से पार्टी के मेन गेट पर जैसे ही कदम रखा वह किसी से टकरा गई। वंश गुस्से से जाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, लेकिन उसने इतना ही कहा था कि उसकी नजर सामने कनक पर पड़ी जो इस वक्त हर्षद की बाहों में थी। हर्षद कनक को देखता रह गया। कनक किसी और से नहीं बल्कि हर्षद से टकराई थी और वह जैसे ही गिरती हर्षद ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। वंश कनक के करीब जाकर एक झटके से कनक के हाथ को पकड़कर खींच लिया, जिससे कनक सीधे वंश के सीने से जा लगी। वंश कनक की कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटे हुए हर्षद से कहा, थैंक यू जीजू, मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। हर्षद की नजर कनक की कमर पर थी, जिसे वंश ने पकड़ा था। हर्षद वंश को घूरते हुए वंश से कहा, लिमिट में रहो। वंश कनक की कमर को और कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तो लिमिट में ही हूँ जीजू, लगता है आप अपनी लिमिट भूल गए हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी हदें याद दिला दूंगा। कनक उन दोनों के बीच की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी हर्षद की नजर कनक के शोल्डर पर पड़ी जहां वंश के उंगलियों के निशान थे। वंश हर्षद को साइड कर जाते हुए धीरे से हर्षद के कान में कहा, आपने इसी के लिए मेरी दी की जिंदगी बर्बाद की थी ना? अब देखिए मैं आपके सामने इसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। आपको भी तो पता है ना जीजू की डर क्या होता है। और एक गुड न्यूज़ बतानी है, आपकी लव पूरी तरह से मेरे प्यार में पागल है। अगर मैं ऐसे कहूंगा तो यह आपकी जान भी ले लेगी। हर्षद गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए अपने दांत को पीसते हुए वंश से कहा, उसे टारगेट करना बंद करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। वंश ने हर्षद के ही तरीके से कहा, मेरी दी गलती की भी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन आपने उसे सजा दी ना। अब बारी आपकी लव की है। आपकी गलतियों की सजा आपकी यह लव चुकाएंगी। अफसोस, जिस तरह मैं कुछ नहीं कर पाया था, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं क्या क्या करता हूँ इसके साथ। इतना कहकर वंश कनक की कमर पकड़े हुए पार्टी के अंदर चला गया। हर्षद गुस्से से वंश को जाते देखता रह गया। हर्षद ने कहा, जो करना है कर लो, आज के बाद कनक मेरी होगी। लूशा खड़ी ड्रिंक कर रही थी। लूशा ने ड्रिंक करते हुए कहा, पार्टी कितनी बोरिंग है, हम यहाँ खड़े होकर ड्रिंक करने आए थे, कुछ तो एक्शन होना चाहिए था। लूशा की बातें सुन मानिक ने लूशा से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक्शन करना चाहोगी? लूशा जो ड्रिंक पी रही थी वह ड्रिंक उसके मुंह से बाहर आ गई और वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके मानिक को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? तभी यश ने पीछे से कहा, ये बॉस का सिक्योरिटी गार्ड है, अभी एक हफ्ते पहले ज्वाइन हुआ है। लुशा मानिक को देखते हुए कहा, बॉस को कोई और नमूना नहीं मिला था जो इसे उठा लेकर आए? क्या तुम कम थे बकवास के लिए, जो अपने साथ साथ एक और पैकेज उठा लाए हो? यश लुशा को घूरते हुए कहा, मिस बुक लवर तुम्हारी और इसकी जोड़ी फिट बैठेगी। इसे भी तुम्हारी तरह बुक पढ़ना पसंद है, लेकिन सिर्फ सेक्स की तुम इसे कंपनी दे सकती हो। लूशा ने यश को घूरते हुए कहा, वॉट रबिश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? और मुझे एक्शन लव फैंटेसी बुक पढ़ना पसंद है, तुम लोगों की तरह घटिया बुक पढ़ना नहीं पसंद नहीं है। और क्या तुम लड़कों ने घटियापन में पीएचडी की रखी है क्या? लूशा यश की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अगर आगे से तुमने मेरा नाम इस छुछुंदर के साथ जोड़ा ना तो मैं तुम्हारा इस चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी, फिर तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं करेगी, बदतमीज कहीं के। मानिक लूशा को देख रहा था। मानिक लूशा को देखते हुए कहा, तुम गुस्से में भी कितनी हॉट लगते हो, मुझे पता नहीं था। कोई लड़की गुस्से में भी हॉट दिख सकती है। यस मानिक के पीछे खड़ा था, मानिक की बातें सुन हंस रहा था। लूशा मानिक को देखते हुए कहा, अभी बताती हूँ मैं कितनी हॉट हूँ। इतना कहकर लूशा ने मानिक के प्राइवेट पार्ट पर किक कर दिया। लूशा के इस तरह करने से मानिक अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए कहा,
यह क्या किया तुमने? लुशा मानिक के बिल्कुल करीब जाकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा। कुछ ज्यादा ही मर्दानगी जाग रही थी ना, तो उसे सुला दिया। अब आगे से मुझसे थोड़ा दूर रहना, वरना किसी लड़की के बच्चे का बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगी, समझे? इतना कहकर लूशा एक झटके से मानिक को छोड़ दिया। यश मुंह खोले लूशा को देख रहा था। लूशा वहां से आहान के पास चली गई। मानिक अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर कहा, ये लड़की तो वाकई में आग है। कितनी जोर की किया है। यश मानिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उम्मीद है आगे से तुम उससे पंगा नहीं लोगे। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था, इतनी हॉट लड़की के होते हुए भी मैं उसे इतना दूर क्यों बैठा हूँ, और मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ? क्योंकि मैंने भी उसके साथ ट्राई करने की कोशिश की और उसने बिल्कुल उसी तरह मुझे लेसन दिया था जिस तरह उसने तुम्हें दिया है। वह लड़की ने चलती फिरती बॉम्ब है। कोई लड़का कर उसे टच करता है ना तो वह फट जाती है, इसलिए आप उससे दूर रहना, वरना जो उसने कहा है वह सच में कर देगी। मानिक बेचारा मुंह बनाकर यश को देखते हुए कहा, पहले बताना चाहिए था ना तुम्हें। यश ने मानिक के शोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, भाई मेरे समझाने पर तुम्हें ये लेसन अच्छे से याद नहीं होता, अब तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा, इसलिए मैंने सोचा मेरे साथ साथ तुम्हें भी थोड़ा मजा आ जाए। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। वंश को पार्टी के कुछ मेंबर पर शक हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पार्टी में कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं, और साथ में कनक पर भी। कनक जैसे ही वॉशरूम जाने को हुई, वंश कनक की कलाई पकड़कर कनक से पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? कनक ने वंश से कहा, वॉशरूम जा रही हूँ सर। अब आपको इसमें भी प्रॉब्लम है? वंश कनक की कलाई पकड़े हुए पार्टी हाल से निकालकर लॉबी में आते हुए एक झटके से कनक को दीवार से सटाकर कनक के बिल्कुल करीब आते हुए कनक से कहा, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम जैसे पहले मुझसे बात करती थी वैसे ही करो। मुझे पसंद नहीं तुम मुझसे ऐसे बात करो। तुम पहले की ही तरह मुझसे बात करो, बिल्कुल प्यार से। कनक वंश को देख रही थी। वंश कनक को देखते हुए कनक के जबड़े को पकड़कर कनक से कहा, मुझे ऐसे देखना बंद करो। तुम मुझे ऐसे देखती हो तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। कनक वंश के हाथों को पकड़कर वंश से कहा, मेरा जबड़ा छोड़िए सर, मुझे दर्द हो रहा है। वंश कनक के बिल्कुल करीब आते हुए अपने चेस्ट को कनक के चेस्ट से सटाते हुए कनक से कहा, मुझे किस कर। वंश की बात सुन कनक शॉक्ड हो गई। कनक ने वंश से कहा, आप क्या कह रहे हैं सर? वंश ने कनक से कहा, तुमने जो सुना मैं वही कह रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो मुझे किस करो। कनक ने वंश से कहा, मैं आपको किस नहीं करने वाली। सर, आप पागल हो चुके हैं। वंश ने कनक से कहा, तुमने सही कहा, मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। कभी कभी दिल करता है तुम्हारी जान ले लूं, और कभी कभी करता है कि तुम्हें अपना बना लूं, और इस वक्त मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझे किस करो तो किस मी।